सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं ताकि बेयर एक्ट में जो लिखा है वो आसानी से समझ आ जाए। मान लो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं टू ट्रांसफ़र अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम ए टू बी। ए बी को लैंड ट्रांसफ़र करेगा, मान लो बेचेगा एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, मान लो 10 लाख रुपए में ए बी को लैंड बेचेगा। पर कुछ क्लैरिकल एरर हो जाता है जिसकी वजह से प्लॉट नंबर वो कुछ और लिख देते हैं। मान लो 23B लिखना था, 23B की जगह वो लिख देते हैं 43B, प्लॉट नंबर गलत लिख देते हैं। तो उनकी इंटेंशन कुछ थी, गलती से लिखा कुछ और गया म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से। हेयर सेक्शन 26 वुड अलाउ बी टू अप्रोच द कोर्ट टू रेक्टिफाई द एग्रीमेंट करेक्टिंग द प्लॉट नंबर टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंटेंशन। तो बी या फिर ए बी ए एज वेल एज बी कैन अप्रोच द कोर्ट टू रेक्टिफाई द एग्रीमेंट करेक्टिंग द प्लॉट नंबर टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंटेंशन, ताकि उनकी एक्चुअल इंटेंशन दिख जाए। अब वो 23 भी करवा देंगे कोर्ट में जाके, वो कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, म्यूचुअल मिस्टेक थी, तो आप ये ठीक कर दो। द कोर्ट आफ्टर वेरीफाइंग द जेन्युइन इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज, कोर्ट दोनों पार्टीज की जेन्युइन इंटेंशन को देखेगा और उसके बाद कोर्ट रेक्टिफाई कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 26 ऑफ SRA सो दैट द डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन व्हेन थ्रू फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक। तो ये म्यूचुअल मिस्टेक का एग्जांपल हो गया, फ्रॉड का एग्जांपल भी ले सकते हो। जानबूझ के एक गलत प्लॉट नंबर लिख देता है, फ्रॉड करता है वो, ठीक है। और मिस्टेक जो है वो म्यूचुअल होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों की गलती थी। व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देन आइदर पार्टी, कोई भी, मतलब इस एग्जांपल में ए या बी या उनका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है ताकि वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवा ले। रेक्टिफाई करवा ले मतलब जो गलती हुई है उसे ठीक करवा ले। तो ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब बी पॉइंट जो है ये वाला, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। ये दूसरा वाला एग्जांपल है। सपोज एक्स सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड टू वाई फॉर अ सर्टन प्राइस। एक्स वाई को प्लॉट बेचते हैं सर्टन प्राइस पे। बोथ पार्टीज एग्रीड दैट प्लॉट नंबर 101 इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेल। एक्स वाई को प्लॉट नंबर 101 बेचते हैं, पर क्लैरिकल एरर की वजह से 101 की जगह वो गलती से 102 लिख देते हैं। वाई लेटर ट्राइज टू टेक पोजेशन, क्योंकि उसने उसे बेचा है तो वो पोजेशन लेने की कहता है प्लॉट नंबर 101 की, पर एक्स मना कर देता है। वो कहता है कि भाई इसमें तो प्लॉट नंबर 102 लिखा है, मैं 101 क्यों दूँ, ठीक है। गलत इंटेंशन उसकी डेवलप हो गई। इन दिस केस वाई मतलब प्लेंटिफ कैन फाइल अ सूट टू एनफोर्स देयर राइट टू प्लॉट नंबर 101। तो वाई सूट फाइल कर सकता है ताकि उसे प्लॉट का कब्जा मिल जाए, पोजेशन मिल जाए। अलॉन्ग विद दिस मेन क्लेम क्या है, उसे कब्जा चाहिए प्लॉट नंबर 101 का। मेन वो कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि एक्स उसे कब्जा नहीं दे रहा प्लॉट का, उसने जब पैसे दे दिया तो उसे कब्जा मिलना चाहिए, उसका राइट है। अब इस मेन क्लेम में प्लेंट में ये लिखता है कि भाई मुझे कब्जा दिलवाओ प्लॉट का, कोर्ट को कहता है, रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से। और साथ में ये भी लिख देता है कि जो गलती हो गई थी, जो मिस्टेक हो गई थी, 101 की जगह 102 लिख देता है, उसे भी रेक्टिफाई कर दो। बट डूइंग सो वाई असर्ट्स देयर राइट अंडर द इंटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट आस्किंग द कोर्ट टू मॉडिफाई द रिटन एग्रीमेंट टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अगर कोर्ट को लगता है कि जो मिस्टेक थी वो म्यूचुअल मिस्टेक थी और बोथ पार्टीज़ ने ओरिजिनली 101 प्लॉट नंबर को ही ट्रांसफ़र करने की बात करी थी, तो कोर्ट उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देगी। तो ऊपर वाले में और इसमें क्या फ़र्क है, ऊपर वाले एग्जाम्पल और इसमें। ऊपर वाले में क्या था कि कोर्ट में बंदा गया ही रेक्टिफिकेशन के लिए, यहाँ पे उसका मेन क्लेम क्या था, इस एग्जाम्पल में उसका मेन क्लेम था कि उसे प्लॉट का कब्जा मिल जाए, और साथ में उसी प्लेंट में इसने लिख दिया वाई ने कि वो जो गलती है उसे भी ठीक कर दो। तो क्या लिखे, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू। सूट में इन एनी सूट विच इन राइट, हाँ, तो इसका जो राइट है, ठीक है, वो इशू में है, ठीक है, ये प्लॉट का कब्जा लेना चाहता है। अब उसके साथ में ये लिख सकता है कि जो गलती हुई है, जो म्यूचुअल मिस्टेक थी या जो फ्रॉड की वजह से जो हुआ है उसे भी ठीक कर दो। तो मेन क्लेम के अंदर ये वाली बात भी कह सकता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से हमने गलत लिख दिया और अब आप उस गलती को ठीक कर दो। और सेम चीज़ डिफेंडेंट भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कह सकता है, डिफेंडेंट डिफेंस के साथ, जो उसका डिफेंस है उसके साथ कोर्ट में कह सकता है
डिफेंस प्लस ये वाली बात कह सकता है कि जो फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से हमारी इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो पाई, वो गलती ठीक कर दो ताकि हमारी रियल इंटेंशन एक्सप्रेस हो जाए। सबसेक्शन 2, इफ़ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, द कोर्ट फाइंड्स दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड या मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। कोर्ट को लगता है कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से पार्टीज की रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रही। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट अपने विवेकानुसार अपनी मर्जी से, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट कुछ भी कर सकती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोर्ट जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स है उन्हें अप्लाई करके प्रॉपर तरीके से अपने विवेकानुसार डिसीजन दे सकती है। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो गलती हुई है उसे ठीक कर दी कोर्ट, सो एज टू एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ताकि पार्टीज की रियल इंटेंशन दिख जाए। सो फार दिस कैन बी डन विदाउट प्रिजुडिस टू द राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। पर कोर्ट ये भी ध्यान रखेगी कि ये जो फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक था, अब फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हो गया, मान लो अब इस सिचुएशन में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें वाई के साथ हो गया, इसमें म्यूचुअल मिस्टेक थी, ठीक है। पर सोचो कोई थर्ड पर्सन, एक्स और वाई पार्टी थे, कोई थर्ड पर्सन मान लो जेड राइट से एक्वायर कर लेता है, वो प्लॉट खरीद लेता है वाला, पैसे देके प्लॉट खरीद लेता है, और उसे नहीं पता था कि भाई ऐसी कोई मिस्टेक वगैरह हुई है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसका भी ध्यान रखेगी, थर्ड पर्सन के राइट्स का, विदाउट प्रिजुडिस टू राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। गुड फेथ का मतलब होता है ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। उसने ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ अगर प्लॉट खरीदा, पैसे देके खरीदा, तो कोर्ट उसके भी राइट्स का ध्यान रखेगी, विदाउट प्रिजुडिस टू राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। इसका भी एक बार एग्जांपल देता हूँ। एक सपोज करो ए ओन्स अ पीस ऑफ लैंड और गलती से वो साथ वाला प्लॉट भी सेल डीड में लिख देता है। प्लॉट नंबर 101 बेचना था ए ने, उसने 101 के साथ साथ 102 प्लॉट नंबर भी लिख दिया। सपोज ए ओन्स अ पीस ऑफ लैंड एंड मिस्टेकली इंक्लूड्स एन एडजेसेंट प्लॉट इन द सेल डीड व्हेन ट्रांसफरिंग लैंड टू बी। प्लॉट नंबर 101 के साथ गलती से 102 भी लिख दिया। द डीड इनकरेक्टली स्टेट्स दैट ए इज सेलिंग 2 प्लॉट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट द इंटेंडेड वन। गलती से डीड में लिखा आ गया कि भाई ए 2 प्लॉट बेचेगा, पर वो बेचना 1 चाहता था। बी देन सेल्स द मिस्टेकनली इंक्लूडेड एडजेसेंट प्लॉट टू सी। अब बी भी जो दूसरा प्लॉट था जो ए बेचना नहीं चाहता था, बी भी उसे बेच देता है सी को, थर्ड पार्टी को, मतलब सी थर्ड पार्टी है जो गुड फेथ में पैसे दे के खरीद लेता है उस वाले प्लॉट को जो ए बेचना ही नहीं चाहता था, और उसे नहीं पता कि ऐसा कोई एरर और गलती वलती हो रखी है जो ओरिजिनल डीड थी उसमें। लेटर ए को पता लगता है कि भाई उससे तो गलती हो गई थी, तो वो सेक्शन 26 में जाता है और कोर्ट से कहता है कि मेरे से गलती हो गई थी, मैं तो 1 प्लॉट बेचना था, गलती से 2 लिख दिए। और बी भी मान जाता है और कोर्ट के लिए वो रेक्टिफिकेशन में जाते हैं। अब ऑल दो ए एंड बी एग्री ऑन द रेक्टिफिकेशन, वो दोनों मान जाते हैं कि हाँ ए तो खैर मान ही रहा है, बी भी मान जाता है कि हाँ इससे गलती हुई थी क्योंकि इसने तो ए की प्लॉट बेचने के लिए कहा था। पर सीज राइट इन द एडजेसेंट प्लॉट आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 बिकॉज सी एक्वायर्ड इट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। पर सी के राइट्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे क्योंकि उसने पैसे देके और गुड फेथ में खरीदा है वो वाला प्लॉट। दस इवन दो द कोर्ट में रेक्टिफाई द डीड, चाहे कोर्ट डीड को रेक्टिफाई भी कर दे बिटवीन ए एंड बी, पर सी के राइट एडजेसेंट प्लॉट में अनअफेक्टेड रहेंगे क्योंकि भाई उसकी क्या गलती है। सब सेक्शन 3, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग may first be rectified and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading and the court thinks fit may be specifically enforced। तो कोर्ट पहले रेक्टिफाई कर सकती है अगर कोर्ट में तुम गए रेक्टिफिकेशन के लिए क्योंकि तुमसे या तो तुम्हारे साथ फ्रॉड करा था दूसरे बंदे ने या कोई म्यूचुअल मिस्टेक थी, तो कोर्ट उसे रेक्टिफाई कर सकती है। और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट उसे स्पेसिफिकली एनफोर्स भी कर सकती है। स्पेसिफिकली एनफोर्स मतलब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दे रखा है इस एक्ट में ही। नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ, अब तुम्हें रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट से कहना पड़ेगा, तुम्हें कोर्ट में जाके कहना पड़ेगा नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर द सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। स्पेसिफिकली तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हमें रेक्टिफिकेशन हम करवाना चाहते हो कि ऐसे या तो म्यूचुअल मिस्टेक थी या फ्रॉड था। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी हैज नॉट क्लेम्ड एनी सच रिलीफ इन हिज प्लीडिंग द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लीडिंग ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर द इंक्लूडिंग सच क्लेम। पर अगर मान लो तुमने नहीं लिखा अपनी प्लेंट में, तुम्हें लिखना चाहिए था, तुमने नहीं लिखा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट तुम्हें अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर सकती है। थैंक यू।